नमस्कार। रिलीजन वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। रिलीजन वर्ल्ड एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम विभिन्न विषयों पे जो गंभीर चर्चा है वो आपके सामने ला सकें। हमारी कोशिश रही है, चाहे वो खबरों को लाने की, चाहे धर्मों को लाने की, चाहे विभिन्न प्रकार की जो हमारी परंपराएं हैं उनको सामने लाने की। इसी विषय में आज ज्योतिष को लेकर हम एक बहुत ही गंभीर चर्चा करने जा रहे हैं। रिलीजन वर्ल्ड का प्रयास होगा कि इस चर्चा को सुनने और बाद में देखने के बाद आप ये समझ पाएं कि हमारे बीच जो एक महामारी आज फैल चुकी है उसके बारे में हमें आगाह क्यों नहीं किया गया। और जब हम आगाह करने की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें आगाह कौन करता, क्या सरकार करती, क्या कोई और करता। तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर हमारे देश के ज्योतिष विज्ञान, जिसपे हम ये भरोसा करते हैं कि वो हमें प्रतिदिन से लेकर सप्ताह से लेकर महीने से लेकर और हमारे पूरे जीवन की जीवन रेखा खींचती है, अगर वो हमें बताती तो शायद हम आगाह हो पाते। जैसे जैसे कोरोना वायरस महामारी में बदलता गया वैसे वैसे समाज में एक सवाल खड़ा होता गया। सवाल ये था कि क्या कोरोना वायरस के बारे में ज्योतिषियों को पता नहीं था? क्या कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी के तौर पे विकसित हो रही थी जिसके बारे में किसी भी ज्योतिष ने कभी नहीं सोचा था? इस सारी चर्चाओं को लेकर हमने आज निष्कर्ष किया कि हम ऐसे ज्योतिष पैनल के पास चलेंगे जो कि हमें ये बता सकें कि क्या ज्योतिष में किसी महामारी या किसी भी ऐसी बड़ी दिक्कत के लिए कोई आगाह करने का तंत्र है या नहीं है, या अगर आगाह किया गया था तो किस तरह किया गया था। हम इस पैनल में अब एक एक करके एक एक व्यक्ति को शामिल करते जाएंगे। मैं स्वागत करता हूं पंडित अशोक वासुदेव जी का, जो हमारे बीच हैं। पंडित अशोक वासुदेव जी हिमाचल प्रदेश ऊना के परिवार से हैं। इनकी 7 पीढ़ियां, पिछले 7 पीढ़ियों से ज्योतिष का इनके यहाँ अध्ययन, अध्यापन, शोध कार्य होता रहा है। आज वो 7वीं पीढ़ी जो हमारे सामने बैठी हुई है, उनका इस देश में ज्योतिष को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा शैक्षणिक बनाने में योगदान रहा है। उन्होंने देश में कॉरपोरेट ज्योतिष की शुरुआत की थी जो आज हजारों इंडस्ट्रियों के माध्यम से, उनके सलाह के माध्यम से आज फैल रही है। आज वो JR वैदिक एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। साथ साथ वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी में रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं। वे दीक्षित हैं माँ काली से, और उन्होंने तमाम ऐसे आध्यात्मिक और शोध के काम किए हैं जिसके माध्यम से ज्योतिष के अंदर उनकी एक प्रचुर मात्रा में बहुत इज्जत है। हम अब स्वागत करेंगे अपने साथ पंडित दीपक दुबे जी का, जो कि काशी से आते हैं। काशी में उनके परिवार, उनके पिता, उनके पितामह ने बहुत सालों से ज्योतिष का एक बहुत ही गंभीर काम किया है। उनके पिता श्रीनाथ दुबे जी एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी हुआ करते थे जिनके बारे में पिछली पीढ़ी जानती भी रही होगी। अब वे यहीं ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और उनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि वे बहुत बहुत सारे माध्यमों से ज्योतिष को कहीं ना कहीं लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। लेकिन ज्योतिष पर जो आरोप लगते हैं कि ज्योतिष को कहीं ना कहीं निचले स्तर पे लाके किया जाता है, उसको कहीं ना कहीं हम धन से या कैरियर से या शादी से या केवल अपनी सफलता से जोड़कर देखने के लिए उपयोग करते हैं, इससे कहीं अलग हटकर पंडित दीपक दुबे जी ने अपने YouTube के माध्यम से आज तक 4 करोड़ लोगों तक उनकी पहुंच बनी है। 4 से 5 लाख उनके सब्सक्राइबर हैं। वे हर दिन, हर हफ्ते या हर महीने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर लोगों को बताते हैं कि ज्योतिष है क्या। कहीं ना कहीं उन्होंने जो लोकप्रिय ज्योतिष, कहीं ना कहीं उन्होंने जो व्यावसायिक ज्योतिष है उससे थोड़ा अलग हटकर शोध का एक बड़ा काम किया है। हमारे बीच अब जुड़ चुके हैं आचार्य राजीव नारायण शर्मा जी, जो कि भारतीय विद्या भवन से जुड़े हुए हैं। उनका बहुत स्वागत है हमारे बीच में। उन्होंने अपना पूरा जीवन ज्योतिष के शोध में दिया हुआ है। उन्होंने 13 साल तक मेदिनी ज्योतिष पे बहुत गंभीर अध्ययन किया है। उन्होंने अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई, वो एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद कहीं ना कहीं उनके अंदर योग को लेकर एक रुचि जगी और वो रास्ता धीरे धीरे ज्योतिष तक आ गया। आज वो कई कई चैनलों पर जाते हैं, ज्योतिष की गंभीर जानकारियों को रखते हैं। कोरोना को लेकर भी उनका शोध काफी रहा है। हम इस चर्चा को अब शुरू करते हैं। मैं गुरुदेव पंडित अशोक वासुदेव जी से यह जानना चाहूंगा, क्या कोरोना को लेकर आपको बिल्कुल जानकारी नहीं थी? भव्य जी, पहली बात तो यह है कि आपने इतना बड़ा भूमिका जो सभी मेरे ये 2 छोटे भाइयों के साथ भी बांधी है। हालांकि ज्ञान में मेरे से बहुत उच्च है ये दोनों। मैं तो एक ट्रेडिशनल तरीके से देखता हूँ। देखिए क्या है, पहली बात तो ये है कि हम ज्योतिषियों का, जो ज्योतिषी बोलो तो उनके मन में कुछ और ख्याल आता है। एक पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो हमको बोलता है ये सूडो साइंटिस्ट है,
यह वैज्ञानिक नहीं है, विज्ञान नहीं है ज्योतिष, हमको सूडो साइंटिस्ट बोलते हैं। जबकि इसके ऊपर राजीव जी को मालूम है, के एन राव जी ने सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं ज्योतिष विज्ञान है, उन्होंने वहां पर प्रूव किया और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ा कि यह विज्ञान है। राजीव जी ही मेरे साथ बैठे थे एक चैनल के अंदर, चैनल का नाम नहीं लूंगा मैं अभी इस समय, कि उस समय हमारे साथ 2 वैज्ञानिक बैठे थे और कुछ और लोग भी जुड़े हुए थे। वहां पर हम दोनों का एक मत था कि जो स्थितियां 2019 दिसंबर में बनी हैं, अष्टग्रही योग बना धनु राशि और मिथुन राशि के बीच में, और उसके पश्चात राहु केतु के समेत सभी ग्रहों की दृष्टि मिथुन और धनु के अंदर जुड़ी हुई थी, जो एक अद्भुत योग था। मेरा ख्याल से लगभग शायद 120 वर्ष के बाद में ऐसा योग बना था। और हमारा यह मानना था कि कोई महामारी, विश्व युद्ध, कुछ इस तरह की स्थितियां आने वाले 6 महीने में बन सकती हैं। वहां पूछा गया हमसे एंकर ने कि भाई कितनी देर में होगा ये। हमने कहा जी इसकी बुनियाद जो है 180 दिन रहती है और 180 दिन के भीतर भीतर इस तरह का कार्य होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, मेरे शास्त्र में कि कोरोना नाम का कोई जानवर नहीं है। मेरे शास्त्र में केवल महामारी है, विश्व युद्ध है और इस तरह की कुछ चीजें आती हैं जो कि हमको, देखिए हम लोग, मैं अभी आज तक भी मैं अपने आप को एक ज्योतिष का विद्यार्थी मानता हूं और विद्यार्थी होने के नाते हमारा रोजाना शोध कार्य होता है। जैसे जैसे ये संसार बढ़ता जाता है, विज्ञान बढ़ता जाता है, हमारा भी शोध बढ़ता जाता है। अब पर्टिकुलर एक नाम हम नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात एक और है भव्य जी, इसमें एक बात को और क्लियर कर देता हूं। मेरा एक कोट है बड़ा पुराना, मैंने ये कहा है कि जो ज्योतिष है ये आपका कृष्णा है, कृष्ण है ये आपका। आप जो संसार में जी रहे हैं वो एक कुरुक्षेत्र है, वो एक महाभारत है। चाहे आपका घर है, चाहे आपका व्यवसाय है, चाहे आपका देश, वो एक महाभारत के युद्ध की तरह है। कृष्ण आपको समय समय पर यह बताता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, यह भी आपको ज्योतिष बताता है। मेरा ख्याल से इससे बड़ी गाइडेंस तो कृष्ण जी ने अर्जुन को भी महाभारत के युद्ध में नहीं दी। उन्होंने नहीं बताया कि युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। उन्होंने कहा इसको वो भविष्य के गर्भ में छुपा रहने दो, आप केवल अपना कर्म करो। अब एक मैं चीज आपको और बता देता हूं, ये लगभग कहीं 1999 में एक कॉन्फ्रेंस मैंने की थी। उसके बाद में 2005 में मैंने अपनी मैगजीन का इनॉग्रेशन किया था जे आयुर्वेदिक एजुकेशनल ट्रस्ट से। अब मुझे नहीं मालूम था, मैं कभी इधर उधर गया नहीं था कि जमीन के नीचे भी मेट्रो चलती है, ऊपर भी मेट्रो चलती है और किस तरह का कोई स्थिति हो सकती है। समय दिया गया था कि 2020 के बाद भारत एक सुपर पावर बनेगा। अब एक चीज को और जान लीजिए, ये भी ज्योतिषी की एक इंडिकेशन होती है, जब तक बुरा नहीं जाएगा अच्छा नहीं आएगा। और ये जो इस तरह की महामारी आती है, इस तरह का कोई भी चीज होती है, इसके अंदर बुराई का अंत होता है, अच्छाई आगे बढ़ती है। कहते हैं डाइवर्सिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आज भारतवर्ष की स्थिति देख लीजिए, ये जो मैंने कपड़ा पहना है शायद चाइना से आता था, लेकिन अब भारतवर्ष में बनाने को हम लोग मजबूर हो गए। ये स्थिति है इसकी। ऐसा नहीं कि हमको मालूम नहीं था, लेकिन हमारी बात को माने कौन? सरकार मानेगी? जो हम कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो लोग हमारी बात को सुन लेते हैं, उसके बाद मेरे जैसे 10 भाई बहनों से और भी पूछते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं मतलब अलग हो गया। उसके बाद जिस समय नुकसान हो जाता है तो हमको पूछते हैं, जब फायदा हो जाता है तो आप यकीन करिए ज्योतिषी नाम का जंतु उनकी किताब से गायब हो जाता है। अब देखिए हम लोग क्या है, हम टीचर हैं, हम लोग टीचर हैं, मास्टर हैं। मास्टर के पास एक अहंकार होता है, वो कभी किसी को कहने नहीं जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस महामारी का हमें ज्ञान नहीं था। ये 2 भाई मेरे पास बैठे हैं, इन्होंने भी अपनी अपनी किसी भाषा में अवश्य कहा होगा, लेकिन स्पेसिफिकली आप कहें कि कोरोना शब्द का इस्तेमाल किया होगा, मेरा ख्याल से मेरे शास्त्र में जो शब्द नहीं है वो शब्दावली इस्तेमाल सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि इस महामारी का हमें ज्ञान नहीं था। जी तो सर मैं जाना चाहूंगा आचार्य राजीव जी के पास। राजीव जी, आपका मेदिनी पे बहुत शोध रहा है, तो आखिर कब आपने दुनिया को आगाह किया, या कब आपको ऐसा लगा कि कोई एक नई ऐसी चीज दुनिया में आने जा रही जो पूरी दुनिया को बदल देगी? देखिए, ये भाई साहब वासुदेव भाई साहब बैठे हैं, ये हम लोग जैसे उन्होंने कहा, मैं भी चैनल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जब हम चैनल पे थे 3 वैज्ञानिक हमारे साथ थे, और बल्कि उन्होंने हमारे, जब मैं वो जो बोल रहा था
उस समय उन्होंने मजाक भी उड़ाया कि फैशन सा बन गया है कि ज्योतिषी को, पंडित को हे दृष्टि से देखा जाता है हमारे समाज में। तो मैंने वहां पर ये कहा था कि देखिए भैया, आप जिस विज्ञान के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस विज्ञान का स्टूडेंट पहले मैं बना, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर पहले हुआ हूं, उसके बाद मैं ज्योतिष की तरफ आया। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस दौरान हमने ये कहा कि भाई देखिए, जो हमारे यहाँ जो महामारी है और राजनीति की है, अर्थव्यवस्था है, ये सब मेदनी ज्योतिष का सब्जेक्ट है, ये होरा ज्योतिष से अलग है। तो उसके लिए संकेत कहां से मिलता है? जो आपकी संवत्सर की कुंडली बनती है, उस संवत्सर की कुंडली में पूरे साल भर का, पहले राजा महाराजाओं के राजगुरु होते थे ज्योतिषी, वो पूरे साल का फलादेश, इवन कृषि नीति से लेकर युद्ध नीति, लॉ एंड ऑर्डर और किस तरह की मौसम कैसा रहेगा, ये सारी की सारी एनालिसिस पूरी की पूरी की जाती थी, राजा राजगुरु के साथ बैठ के करता, उसके अकॉर्डिंग उनकी पॉलिसियां बनती थी। अब आपके पास में पंचांग है, और जो लोग फेमस पंचांग है, ये विश्व विजय पंचांग, ये आप अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं, फेसबुक के लोग दर्शक देखें, इसमें साफ साफ लिखा है कि 2076 का जो परिधावी संवत्सर था उसका राजा शनि था। तो ये राजा शनि था, मतलब जो पूरे साल का मालिक है वो राजा था। उसमें साफ साफ लिखा है कि इस दौरान अनेक प्रकार के कष्ट आएंगे और महामारी फैलेगी, क्योंकि राजा शनि जिस समय ये ग्रहण पड़ा था 26 दिसंबर को, उस दौरान धनु राशि में शनि थे और वहां बृहस्पति भी मौजूद थे, 8 ग्रह, जैसे हमारे पैनलिस्ट वासुदेव जी ने कहा। तो वहां संकेत तो हमारे पास पहले आ चुका था। दूसरा, मैं अपने आप लोगों को, अपने पैनल के सारे मित्रों को बताना चाहता हूं कि ज्योतिष में हम ये देखिए, जो ब्रह्मांड के जो 9 ग्रह हैं, जिसमें पूर्ण ग्रह 7 हैं और 2 छाया ग्रह माने गए हैं, बृहस्पति को जीव का कारक माना गया। जो लाइफ फोर्स है हमारी एटमॉस्फेयर, पूरी वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस जिससे पॉसिबल है, वो हमारा बृहस्पति है। दूसरा बात यह है कि सूर्य जो है उसका प्यूरिफायर है, मतलब जो आत्मा का कारक भी है और उस प्राण को शुद्ध करता है, तो बृहस्पति को प्राण माना गया है। याद रखिएगा, जैसे हमारे आचार्य जी कह रहे थे कि भाई कोरोना नाम आप ये ABCD, कोरोना रखो, मोना रखो या सोना रखो, ये आपका काम है। हमारे यहाँ तो विष कहा गया है। हमारे जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में अमृत भी निकला था, विष भी निकला था। तो जब वहां विष जब निकला तो सारे देवी देवता भाग गए, सब भाग खड़े मैदान छोड़ के चले गए। उस विष को लेने के लिए आखिरकार भोलेनाथ के पास जाना पड़ा और उन्होंने लिया। तो इसी तरह से संसार में जब तक ये सृष्टि रहेगी, मैं दर्शकों को, देश के, दुनिया को बताना चाहता हूं, जब तक सृष्टि लगेगी तब तक विष भी, अमृत भी होगा, विष भी होगा। और विष दो प्रकार के होते हैं, जिसको विज्ञान अलग तरह से देखता है। एक बैक्टीरिया है और एक वायरस है। तो एक वाटरबॉर्न डिजीज है और एक ट्रांसमिशन होती है सेल्स के थ्रू और एयर के थ्रू, वो हमारी आपके प्राण के थ्रू। एयर का मतलब, वायु का मतलब यहाँ प्राण है, क्योंकि प्राणों को हम लेमन की भाषा में वायु देखते हैं। तो जो अगर वो कोई प्लांटेशन भी अगर उस अशुद्ध प्राण को लेगा तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। अगर कोई जानवर लेगा तो जानवर ही इन्फेक्टेड हो जाएगा, ह्यूमन ले रहा तो ह्यूमन भी ले रहा। अब फिर उसके बाद ये जो वायरस जिसमें अभी पेंडेमिक आया है, ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो रहा है और बहुत तेजी से हो रहा है। आप जो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जो आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स है, वो सब कैरी ओवर हो रही है। तो इसको 26 दिसंबर को ही हमने वहां पर कहा था, ये आचार्य गवाह हैं और वो वीडियो भी अवेलेबल है, जिसमें मैंने ये कहा था विश्व में एक ऐसी घटना 6 महीने की घटने वाली है, राजाओं के सिंहासन हिल जाएंगे। और उसमें नाम लेके कहा था कि अमेरिका समेत भारत की अर्थव्यवस्थाएं हिलेंगी और ये भूकंप भी आएगा। इस तरह की चीजें हमने ये भी कहा था, वर्ड उसमें यूज किया था, प्रॉक्सी वार। देखिए आज आपके पास ये प्रॉक्सी वार ही है, एक शत्रु ऐसा है जो अदृश्य है, जिसको आप लड़ नहीं सकते। आप बहुत ताकतवर हैं, आपके पास परमाणु बम भी हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके हवाई जहाज, ट्रेन, वेन सब कुछ काम नहीं आ रहा। उस अदृश्य शत्रु से नहीं लड़ पा रहे, पूरा विश्व घुटने पर बैठ गया उसके। तो इसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से प्रॉक्सीवाद भी, छद्म युद्ध भी कह सकते हैं। अब उसको उस प्रकृति लड़ रही है उसके लिए या कोई और लड़ा, वो अलग विषय है। तो ये महामारी का संकेत हमारे पहले संवत्सर से ही शुरू हो चुका था। 2076 जो हमारा 5 अप्रैल 2019 को संवत्सर शुरू हुआ था परिधावी, वहां पर भी पंचांग में सारा जितने भी फेमस पंचांग है उसमें उठा लीजिए, वहां मिल जाएगा। दूसरा बात है कि जो ग्रहण आया, ग्रहण और संकेत दे दिया। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी रिसर्च की जब बात की तो मैं अपने मित्रों को बताना चाहता हूँ, 1978 स्पेनिश इन्फ्लुएंजा आया, तो मेरे एक जर्नलिस्ट फ्रेंड ने कहा कि राजीव जी इसको देखिए। तो मैंने जब उसमें उस दौरान ट्रांजिट गोचर देखा तो वहां पर भी बृहस्पति राहु केतु एक्सिस में था। अब आप देखिए इसकी सीक्वेंस देखिए इस घटना की कि 5 नवंबर को जैसे ही बृहस्पति धनु में आते हैं, राहु केतु के बीच में पीड़ित होते हैं,
शनिदेव वहां पहले से ही मौजूद थे। तो जो मैं बात कह रहा था कि बृहस्पति को ब्रह्मांड का प्राण माना गया है, और आकाश का जो ईथर है, ईथर तत्व का स्वामी भी बृहस्पति है। जैसे ही वो बृहस्पति पीड़ित हुआ, और आप देखिए पहला केस 1 दिसंबर को डिटेक्ट हुआ है चाइना में, मतलब ये घटना 5 नवंबर के बाद ही आई है 1918। अब आप ये साइंस मांगती है कि अभी प्रूफ क्या है पहले से, भाई हमारे पास साइंस के लिए क्या, कॉज एंड इफेक्ट, मेथोडोलॉजी और रिप्लिकेशन का मैंने एग्जांपल दे दिया कि 1918 में भी बृहस्पति, ये तुक्का नहीं है, ये महज एक संयोग नहीं हो सकता कि बृहस्पति तब भी पीड़ित थे और भी उस दौरान 10 करोड़ लोग मरे थे, और आज भी आप देखिए तो पूरा विश्व इतनी आधुनिकता, इतना मॉडर्न डेवलप वर्ल्ड होने के बावजूद भी आप उस पर फंस गए तो ये आचार्य जी मैं डिस्कशन को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूंगा। मैं पंडित दीपक दुबे जी के पास आना चाहूंगा, और चूंकि अब ये बात हो रही है कि हिंदू पंचांग में ऐसा कहीं ना कहीं आया था कि इस तरह की महामारी के संकेत 2020 में होंगे। दूसरा एक तथ्य और समाज में आया कि शनि के मकर राशि में प्रवेश करने के बाद ऐसा हैजा महामारी, ऐसा कुछ प्रकोप समय समय पर आया। अंक ज्योतिष में भी ऐसा कहा गया कि जिस साल का अंत 0 से होता है, या जिस दशक का अंत 0 से होता है, या जिस शताब्दी का अंक 0 से होता है, उस समय कोई ना कोई ऐसी महामारी फैली। आपने भी कुछ दिनों पहले मुझे ऐसा बताया था कि आपने एक शोध किया है इसके ऊपर कि महामारी कब आती है, उसके बारे में और हिंदू पंचांग वाले पक्ष के बारे में थोड़ा सा और हमें बताएं। देखिए ऐसा है कि आपका प्रश्न है कि क्या ज्योतिषियों, ये प्रश्न तो आ गया, पहली हेडिंग भी थी कि भाई क्या ज्योतिषियों को मालूम था या नहीं मालूम था। तो बड़ा अच्छा जवाब बड़े भाई साहब अशोक भाई साहब ने दिया है कि नहीं, हम लोगों को आभास रहता है, बीमारी का नाम तो नहीं पता, हम डॉक्टर नहीं है कि हम नाम बताएं, वो मेरा विधा नहीं है, लेकिन जन धन की हानि, प्रजा को कष्ट, प्राकृतिक आपदाएं, ये ज्योतिषियों की सामान्य भाषा होती है और ये बोली जाती है। उससे अधिक हम लोगों को बोलने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि जरा सा और आगे हम बोलेंगे तो बहुत लोग केस दर्ज कर देंगे कि डरा रहे हैं हमको। तो ज्योतिषियों की जो अधिकतम भाषा होती है वो ये होती है कि समय बहुत संवेदनशील है। ये बड़ी पेट लैंग्वेज हम लोगों की होती है। अगर हम लोग कह रहे हैं संवेदनशील है तो समझिए कुछ बड़ा होने वाला है। इससे अधिक हम लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि जितना हम लोगों को प्रमोट करने वाले तो एक भी नहीं है, विरोध करने वाले 1000 लोग हैं। तो हम लोगों की तो मतलब समझिए कि जीव वाली हालत है, चारों तरफ दांत हैं। और एक जैसा इन्होंने पहले कहा, और आपसे पहले चर्चा में मैंने इस बात को कहा कि हम लोगों के पास शोध की कोई व्यवस्था नहीं है, रिकॉग्निशन की बड़ी समस्या है। मतलब दिखाएंगे लोग, मानेंगे, लेकिन जब तक ज्योतिष की बड़ी समस्या ये है कि पहले मानते नहीं और जब कुछ हो जाता है तो मानने को कुछ बचता नहीं। तो अगर आपको ही, मैंने एक वीडियो अपना भेजा है क्लिप, भव्या जी आपके पास मैंने भेजा था दोपहर में, कि मैंने ये बात मई में ही कही थी कि मुझे आने वाला समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे कारण कुछ भी हो। मैं कारण उस समय नहीं बता पाया था, लेकिन मैंने कहा कि आने वाला समय बड़ी अधिक पब्लिक में अराजकता, जन धन की हानि, बड़ी बहुत अधिक अस्थिरता, और कहीं से भी मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। भारत की स्थिति आप पिछले साल अक्टूबर से देख रहे होंगे कि किस प्रकार की स्थितियां, राजनीतिक और परिस्थिति जन स्थितियां बनी हुई हैं देश में। अब बात आते हैं कि जो है वो कि किस प्रकार की स्थितियां ग्रहों की बनती हैं। मैंने भी इस पे काम किया। निश्चय ही कोरोना शब्द हमने भी नहीं दिया था, तो हम ये नहीं कहेंगे कि मैंने कोरोना शब्द दिया था, लेकिन इसकी समय अच्छा नहीं आ रहा है। इसकी भविष्यवाणी मई में भी की थी, और इसकी भविष्यवाणी एक बड़े नेशनल चैनल पर 26 दिसंबर को भी की थी कि आने वाला टाइम ठीक नहीं है। और अभी आपके माध्यम से फिर कर रहा हूं कि अभी असली जो पिक्चर है वो अभी बाकी है। वो अभी, क्योंकि जो ये ग्रहण लगने जा रहा है 21 जून वाला, ये ग्रहण अभी मैं पीछे करीब 100 साल तक देखा हूं। इस तरह के ग्रहण तो सूर्य ग्रहण लगते रहते हैं, हर साल लगेंगे, लेकिन जिस तरह का प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन बन रहा है इस टाइम पर कि सभी काल सर्प योग बना हुआ है, 4 ग्रह वक्री हो रहे हैं उस समय, जिस दिन ग्रहण लग रहा है उस दिन मंगल को छोड़कर बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये चारों ग्रह वक्री हैं, काल सर्प योग बना हुआ है। सूर्य ग्रहण बहुत प्रभावशाली लग रहा है, और जो ग्रहण का प्रभाव होता है वो 6 महीने तक रहता है। सितंबर महीने में राहु का गोचर वृषभ राशि में होने जा रहा है, जो देश की राशि है। तो अभी आने वाला समय और बृहस्पति और शनि का कॉम्बिनेशन अभी बना रहेगा लंबे समय तक, क्योंकि थोड़े समय के लिए भी धनु में आएंगे, फिर नवंबर से फिर मकर राशि के होने जा रहे हैं, और शनि की दृष्टि कर्क राशि पर बनी रहेगी 2.5 साल। तो अभी जो है वो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है।
रहा सवाल की कॉम्बिनेशन कब कब बनता है, उस पर मैं आपसे बताऊं कि देखिए बृहस्पति और शनि का कॉम्बिनेशन ऑन एन एवरेज 60 साल में होता है, क्योंकि 12 साल पर शनि बृहस्पति राशि बदलते हैं और 30 साल पर जो है वो शनि का राशि परिवर्तन होता है, 28 से 30 के बीच में। तो औसत जो जाता है वो 59-60 साल के बीच में ये कॉम्बिनेशन बनता है, जब मकर राशि में शनि और बृहस्पति का गोचर हुआ है। तो केवल शनि बृहस्पति से महामारी नहीं फैलती है। मैंने भी इस पर शोध किया अप्रैल में, मैंने एक वीडियो भी डाला था उस पर, जिसमें मैंने ये देखा कि जैसे अभी हमारे भाई साहब ने कहा है, साथ में राजीव जी शर्मा जी जो बैठे हैं, उन्होंने कि पीछे जो कॉम्बिनेशन बने थे, मैंने भी 1000 साल के ऊपर किया कि कब कब बड़ी महामारी आई है, क्योंकि तथ्य पे जाना पड़ता है पीछे कि भाई केवल ऐसे तो नहीं बात कर रहे हैं कि ये बना और ऐसा हो गया। पीछे जो 13वीं शताब्दी में स्पेन में घटना हुई, चाहे जो है 17वीं शताब्दी में हुई, चाहे अभी 1918-20 में हुई है, या अभी जो चल रही है, तो एक जो कॉमन फैक्टर प्लेनेट का आया मैंने जो फाइंड आउट किया वो 2-3 चीज। एक तो कहीं न कहीं से शनि और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन योग या दृष्टि योग बन रहा है जबरदस्त रूप से, पहला। दूसरा जो है वो सभी ग्रह राहु केतु के मध्य जो है वो आ रहे हैं, और राहु केतु के मध्य आ रहे हों, और शनि और बृहस्पति का जो है वो प्रभाव बहुत तगड़ा आ रहा हो, और साथ में ग्रहण तो अपने आप, जब राहु केतु के मध्य आए तो कुछ 6 महीने में ग्रहण तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन बन रहा है, और विशेष करके चंद्रमा जब पीड़ित हो रहा है बहुत बुरी तरह से शनि से, यानी कर्क राशि प्रभावित हो रही है। एक्चुअली जब कर्क राशि प्रभावित शनि से होती है तो औषधि काम नहीं करती है, चाहे वो कुंडली में व्यक्ति के कर जाए और या जो है वो पूरे ओवरऑल उस पर कर जाए, जो है अंतरिक्ष में करे। जब भी ये करेगा तो चंद्रमा औषधि का कारक होता है। शनि और चंद्रमा का जो प्रभाव है विषकुंभ दोष बनाता है, जहर शब्द जिसको इन्होंने कहा, जहरीला हो जाएगा। राहु वायुवी तत्व है, हवा देता है चीजों को। तो जो अभी मिथुन और केतु का जो प्रभाव धनु में शनि का की दृष्टि चंद्रमा की राशि पर, बृहस्पति नीच राशि में शनि के साथ पीड़ित अवस्था में, राहु के साथ उसका इम्पैक्ट केतु के नक्षत्र में केतु के साथ, तो इन सारे जो कॉम्बिनेशन बने उठा करके वो कहीं न कहीं महामारी वो जीरो को तो व्यक्तिगत रूप से न्यूमरोलॉजी में मेरी पकड़ नहीं, इसलिए उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जो है वो हमने ग्रहों के ऊपर ये देखा कि जब भी काल सर्प योग बनेगा, शनि और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन बनेगा और ग्रहण का भी बीच में दौर आएगा ही, आता ही है, तब कोई बड़ी आपदा विश्व स्तर पर आती है। एक बात मैं अपने हर वीडियो में कह रहा हूं, आपके प्लेटफॉर्म पर भी इस बात को कहूंगा कि जितनी डेथ हुई थी पीछे, चाहे वो प्लेग के समय हुई हो 13वीं सदी में, या 1918-20 में जिसमें कि करीब 1.5 से 2 करोड़ लोग मारे गए थे, उतनी डेथ इसमें नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति जब अक्टूबर-नवंबर से उनकी उच्च दृष्टि जाएगी चंद्रमा की राशि पर, तो काफी हद तक वो उसको बैलेंस करेंगे। जुलाई के मध्य के बाद से कई ग्रह जो है वो काल सर्प योग के प्रभाव से बाहर निकलने लगेंगे। तो मृत्यु मुझे उतनी दिखाई नहीं दे रही है पिछली बार की तरह, प्लेग या उस काल के समय जिसको ब्लैक डेथ के नाम से हम लोग 1.5-2 करोड़ लोग मारे जाएं, ऐसी संभावना मुझे नजर नहीं आ रही। लेकिन हाँ, आर्थिक विषमताएं बहुत चरम पर होंगी, और विशेष करके भारत के लिए जो असली परीक्षा का समय है वो सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। अभी तो ये मतलब जैसे कहते हैं ट्रेलर रिलीज हुआ है, वो है इंडिया के लिए समय अच्छा नहीं आ रहा है। कम से कम सब लोग तो मानते नहीं, आपके चैनल पर ये भविष्यवाणी अभी कर रहा हूं ताकि कम से कम आपको याद रहे। जी गुरुदेव, पंडित अशोक वासुदेव जी से ये समझना चाहूंगा कि जब हम साल की गणना करते हैं, और ये शिकायत बहुत लोगों को है, मैंने फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे बहुत देखा कि लोग पुरानी गणनाओं को सामने लाकर पेश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस गणना में तो ऐसी कोई बात इन लोगों ने नहीं कही, साल बहुत अच्छा होगा, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य होगा। तो हम किस तरह से देखें, क्या जब हम साल की गणना करते हैं तो इन फैक्टर्स को अमूमन नहीं देखते हैं, या अगर देखते हैं तो हम बहुत अच्छे से गणना नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें ग्रहों की चाल का हम उतना अध्ययन नहीं करते हैं? जब समस्या आ जाती है, जैसे बेजान दारूवाला जी, उनको हमारी ओर से श्रद्धांजलि है, वो देश के बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो उन्होंने भी जब ये समस्या शुरू की उसके बाद कहा कि भारत के लिए आने वाले महीने बहुत कठिन होने वाले हैं। तो क्या जब हम साल की गणना करते हैं, और हम बहुत सारे ज्योतिषी हमसे
लोग ये अपेक्षा करते हैं कि हम उनको साल के बारे में, महीने के बारे में, सप्ताह के बारे में बताएं। तो ऐसे समय हम ग्रह नक्षत्र की चाल का उतना अध्ययन नहीं करते, और वो तभी करते हैं जब कोई आपदा आ जाती है। भव्य जी, कहते हैं हाथी के पांव में सबका पांव। हमारी बात छोड़ दीजिए आप, मैं तो इनसे थोड़ा उम्र में बड़ा हूं, ज्ञान में ये मेरे से ज्यादा बड़े हैं। उम्र बड़े होने से कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारा सबसे ऑथेंटिकेटेड गणनाएं हमारा पंचांग है। आज से 100 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष बाद के भी पंचांगों में हर महीने की एक एक घटना, दुर्घटना, अच्छे बुरे का ज्ञान संस्कृत के श्लोकों द्वारा दिया जा चुका है। अगर आप आज चाहें कि 2050 में कैसा, फरवरी का एक पक्ष कैसा रहेगा, वो भी 100 वर्ष के पंचांग में लिख दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हमारी गणनाएं नहीं बोलती हैं। वो जो इवेंट होता है, जो कुछ भी होता है, हमारे ग्रह नक्षत्र जो पंचांग है, 5 अंग हैं। मैंने पीछे अपनी फेसबुक पे पोस्ट किया था, लोग उस समय ज्योतिषियों को बोल रहे थे आप कहाँ थे। मैंने कहा भैया पंचांग देखना सीख लो आप। सबसे पहले मुझे दोष मत दो, मेरे ज्योतिष को दोष मत दो, मुझे दे लो जितना मर्जी, लेकिन ज्योतिष विज्ञान के अंदर ये सारी चीजें ऑलरेडी विदित है। अभी देखिए राजीव जी ने पिछली गणनाएं की, और इन भाई साहब ने, मैं इनका नाम निकल गया मेरे दिमाग से, ठीक, दीपक जी, हाँ जी, सॉरी, ठीक है। तो क्या है, इन्होंने भी कहा कि इन्होंने पीछे 1000 साल का डाटा देखा। अब मैं इन दोनों से, अपने सारे ज्योतिषी भाइयों से पूछूंगा, एक डेट जरा और कैलकुलेट करें। 10 फरवरी 2021, यहां पर भी मकर राशि में कम से कम 6 ग्रही योग बन रहा है 10 फरवरी को। उस दिन चंद्रमा भी वही है, सूर्य मकर राशि में, शनि गुरु भी वहां है। आप देखिए कितना अद्भुत योग वहां पर मकर राशि में बन रहा है, और उसकी सीधी दृष्टि कहां, कर्क राशि पे पड़ रही है। अब एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि जैसा मैंने आपसे कहा कि भारतवर्ष का भविष्य बहुत शुद्ध अच्छा है। 15 अगस्त 1947 एक इवेंट है हमारे भारतवर्ष की कुंडली, मत मानिएगा उसको। हमारे भारतवर्ष का जो राशि है वो मकर है, जो वैदिक साइंस में दी गई है। अब एक अद्भुत चीज और देखिए आप, जब चाइना में कम्युनिज्म आया है तो वहां पर भी उनकी मकर राशि बनती है, और अगर मैं यूएस से लगा लूं तो उनकी ऑलमोस्ट कर्क राशि बनती है। लेकिन भारतवर्ष के अंदर, जैसा आपने कहा कि अभी पिक्चर बाकी है, ये ट्रेलर था, लेकिन मैं वर्ष के लोगों की एक मानसिकता को आपको बता देता हूं। हम कष्ट में इकट्ठे हो जाते हैं, जब हमारे डंडा पड़ता है ना, तब हम सारे भारतवर्ष के वासी एक झंडे के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। और अब ये एक झंडे के नीचे इकट्ठा होना शुरू हुए हैं। ये महामारी में यदि हमने अपना वायु तत्व का ध्यान रख लिया, जैसे कि राजीव जी ने कहा कि गुरु का तत्व है, कफ प्रवृत्ति है, तो कफ ही पकड़ा है उसने केतु के साथ होने से, आपका ये लंग्स पकड़े हैं। अगर हमने अपने कफ को कंट्रोल कर लिया, कफ जो हमारे अंदर बनता है, शरीर के अंदर बनता है, अगर एक आदमी, प्रत्येक व्यक्ति अपने कफ को कंट्रोल कर लेगा, तो आने वाला समय भारतवर्ष के वासियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारी संस्कृति अलग है, हमारा खाना पीना अलग है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम नेचुरल है। हम लोग हल्दी मसाले जितने भी खाते हैं, ये हमारे शरीर को स्वस्थ करते हैं। और हम लोग नॉर्मली सब लोग वेजिटेरियन है, दूध घी खाते हैं, देसी घी खाते हैं, तो हमारा इम्यूनिटी लेवल वर्ल्ड के लोगों से बहुत ज्यादा है। तो भारतवर्ष को इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक चीज मैं ऐड कर दूं, मकर राशि, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यूरोप, अमेरिका, और उसके बीच में फंस गया चाइना। भाई साहब ये नहीं बचेंगे। यहां पर जितना प्रकोप होगा उतना प्रकोप शायद विश्व में कहीं नहीं होगा। भारतवर्ष एक देवभूमि है, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस समस्या से बाहर अपने कर्म द्वारा निकल जाएंगे। अगर भव्य जी आपका पास समय हो तो मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक विद्या है योग। आज टीवी चैनलों पर तरह तरह के योगी आ गए हैं, योग क्रियाएं बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, सबको प्रणाम बहुत बहुत। लेकिन मैंने 1972 में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के आश्रम में योग सीखा था। उन्होंने एक छोटा सा योग बताया था अपनी वायु तत्व को ठीक करने के लिए। सूक्ष्म रूप बड़े यूजर फ्रेंडली मैनर में बता देता हूं। 10 गिन के सांस लीजिए, 10 गिन के पेट में रोकिए,
10 गिन के मुख से सारी ऑक्सीजन को बाहर कर दीजिए, कुछ सेकंड के लिए वहां रोकिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रीदिंग करिए। 10 ब्रीद अगर आप दिन में 3 बार करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आपके लंग्स हमेशा अच्छे रहेंगे और ये कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है। और लेकिन 10 फरवरी 2021 विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है। यहां पर क्या होगा, फिर मैं अपनी क्रॉस फिंगर्स करके बोलता हूं कि यहां पर ये कोरोना नाम की महामारी जो है ये विश्व में लोगों की जान लोगी या फिर कोई विश्व युद्ध के आसार बनेंगे। लेकिन भारतवर्ष क्योंकि वैदिक राशि मकर है और हमारी दशाएं बड़ी अच्छी चल रही हैं, हम लोग उभर करके एक विश्व गुरु के रूप में सामने अवश्य आएंगे। जी, अब मैं एक चीज अब आप सब लोग से समझना चाह रहा था। ऐसा कहा जा रहा है कि दिसंबर 2019 में जो सूर्य ग्रहण पड़ा था उसका असर है, और अब कहा जा रहा है कि 21 जून को जो सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है और संयोग से उस दिन इंटरनेशनल योगा डे भी है। आप अभी गुरुदेव बात कर रहे थे योगा की, तो मैं इसको किस तरह से देखूं? क्या ग्रहण का असर कोरोना वायरस पर है या ग्रहण का कोरोना वायरस से कोई संबंध है? ये थोड़ा सा संक्षेप में हमें समझाइए। जी, मैं बताना चाहता हूं। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि जब भी प्रकृति में आने वाला कोई भी बड़ा परिवर्तन जिससे पूरी एंटायर ह्यूमैनिटी इफेक्ट होती हो, उसमें ह्यूमैनिटी में नेचर भी आ गई, वेजिटेशन भी आ गया, तो उसके लिए आपके पास मापदंड हमारे ज्योतिषियों के पास होते थे। आप जब नया संवत्सर पे जो हॉरोस्कोप बनाते थे वो दूसरा, उसके बाद जब विश्व की कुंडली हमारी बनती है, जब सूर्य मेष राशि में जाता है, एक वो तीसरा पैरामीटर होता है इक्लिप्स, कि जो ग्रहण आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, मॉडर्न साइंस हमारे ऊपर बार बार अटैक करती है, अरे साहब वो ग्रहण का क्या मतलब है, हम खुले में खाना खाएंगे कुछ नहीं होता। उनको ये नहीं पता। देखिए, एक तरफ आप मानते हो कि वो फोटोसिंथेसिस जो प्लांटेज जिस प्लांट मतलब हम वनस्पति को या फूड को हम खाना खाते हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है सूर्य की किरणें। मतलब आप देखिए, जो भोजन है हमारा उसका शुद्धिकरण सूर्य की किरणों से हो रहा है। तो आप जब ग्रहण, चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण हमारा, जैसे दीपक जी ने कहा कि हमारा औषधि का कारक है, हमारा इमोशंस भी है, हमारे बॉडी में जो जल तत्व जो 70% हमारा जल है, वही पृथ्वी पर भी जल है, तो ये औषधि का कारक हो गया हमारा चंद्रमा। तो जब भी लूनर इक्लिप्स होगा तो मतलब वहां पर जो हमारी जड़ी बूटियां हैं उनमें कोई इन्फेक्शन आ रहा है। ग्रहण को आप ये देखिए, अगर राहु केतु, हम अभी राक्षस उसमें अध्यात्म वाली पौराणिक कहानियों में नहीं जा रहे हैं। हमारे ये कहा गया ये विष है, 2 प्रकार के विष जो मैंने बता दिए, बैक्टीरिया और वायरस। तो अब ये बैक्टीरिया का, और मैं मॉडर्न लोगों को बताने, बैक्टीरिया सिंगुलर सेलुलर होता है और जो वायरस होता है वो मल्टी सेल्स में ट्रांसमिट हो जाता है, और इसीलिए उसका स्प्रेड ज्यादा है और वो बहुत माइक्रो, बहुत ही सूक्ष्म है बैक्टीरिया से। और इसीलिए आज को लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जितनी भी अभी इस समय न्यूज आप मीडिया में देख रहे हैं या न्यूज़पेपर में दे रहे, वर्ल्ड में जा रहा है, वायरस का ट्रीटमेंट आज तक कभी हिस्ट्री में नहीं बना है, ना बनेगा। वायरस, इनके पास जो वैक्सीन बनाते हैं, वैक्सीन अभी तक जो बन पाई है मेडिकल साइंस में, वो केवल बैक्टीरिया की बनी है, चेचक है, ये है, सब चीजें। वायरस चूंकि जो तेजी से, आप बताइए कि जल ज्यादा व्यापक है क्या वायु ज्यादा व्यापक है? ये सोचिए, क्या आप वायु को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसमें जो वैक्सीन है, जो मेडिसिन है, वो बनती है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली। अल्टीमेटली हमारी इंडिविजुअल की इम्यूनिटी ही काम आएगी। मैंने लोगों को बताया कि आपको पता है भव्या जी, आप भी मैं शेयर करता हूं कि अगर कोरोना, इतना जो नाम अंग्रेजी नाम है, मुझे उसमें जाना नहीं चाहिए, ये वायरस अगर इतना डेडली होता तो एक ही रेशियो में पूरे वर्ल्ड में मौतें हो जानी चाहिए थी। यहां पर हम देख रहे हैं अलग अलग एज ग्रुप, अलग अलग कंट्री की अलग अलग फिगर आ रही है। इट इंडिकेट्स कि इंडिविजुअल इम्यूनिटी मैटर्स ए लॉट। हम जिसकी इम्यूनिटी गई, जिसका लाइफ स्टाइल गया, वो वहां पर ज्यादा शिकार हो गया। अब इसके साथ साथ ये भी देखिए, बहुत सुंदर बात है कि अभी हमने कहा हमारे पास पौराणिक चीज क्या है। मैंने अपने टीवी चैनल के प्रोग्राम में भी कहा था वैज्ञानिकों की, आपकी विज्ञान कितनी साल पुरानी है? 100 साल, 200 साल। ये वाराहमिहिर कब थे? ईशा से 150 साल पहले राजा विक्रमादित्य के राजगुरु हुआ करते, मैथमेटिशियन। ये मैंने टीवी चैनल पे भी बुक दिखाई है, बृहद संहिता और मेदिनी ज्योतिष की, ये गीता है, रामायण है, भागवत है, सब कुछ है। इसमें आप ये देखिए, धनु राशि का ग्रहण का फलादेश लिखा है, ये श्लोक मैंने मार्क भी कर रखा है। दर्शक पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, उसमें साफ लिखा है कि जब ये ग्रहण होगा तो औषधि, डॉक्टर और इन सब के लिए पीड़ा होगी। अब आप बताइए, आपके इस कोरोना के वायरस के में मेडिकल डॉक्टर मरे हैं, मेडिकल सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा अटैक आया है।
तो आप में इस खतरे को हम लोग बता सकते हैं, संकेत दे सकते हैं। दुर्भाग्य यही है, जैसे हमारे आचार्य जी अभी बता रहे थे कि कहाँ राजनीति की मेदिनी ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें इंसान को धनोपार्जन तो कुछ हो नहीं रहा, वो मैं अपने पैशन से कर सकता हूँ उसमें काम। पूर्व काल में राजा को अगर फोर वार्निंग के लिए ज्योतिष होती थी, ज्योतिष क्या है, आपको फोर वार्निंग, आप मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्यों बना के बैठे हो, आप उसको सैकड़ों करोड़ रुपए आप खर्चा करते हो, वो बताते साहब चक्रवात आने वाला, ज्योतिषी कह देगा तो आप उसको मजाक उड़ा लोगे। क्यों? धन का सपोर्ट कहाँ है आपको? इन सब चीजों के लिए जब तक आने वाली सरकारें फंडिंग नहीं करेंगी तो लोगों का पैशन कैसे बनेगा? हमारा ज्योतिषियों का भी ध्यान कहाँ चला गया डेली की देखने में, जबकि आपको पता जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है ज्योतिष का वो मेदिनी ज्योतिष ही है, क्योंकि वो कंप्लीट राजा के, देश के, पूरे वर्ल्ड के बारे में बात कर रही है, लेकिन उसमें वही कोई पैसा तो देगा नहीं। मैं मौसम की भविष्यवाणी कर दूं, मैं महामारी की भविष्यवाणी कर दूं, मैं भूकंप की भविष्यवाणी कर दूं, मैं इक्लिप्स की भविष्यवाणी, क्या मिलता है? आपको ये सोचना चाहिए। एनकरेज में आप किसी प्रोफेशनल को एनकरेज करोगे तो उसके साथ सपोर्ट तो दो, आपको ये ज्यादा अच्छा बता देता। 14 मई को मेरी ही सोशल मीडिया पे ट्वीट थी चक्रवात, और भव्या जी 1 सेकंड नोट लूंगा आपका, चक्रवात की भविष्यवाणी की। अब आप बताइए, मेरे पास प्रूफ है, टाइम्स ऑफ इंडिया का मैंने देखा, 18 मई को 10 बजे के आसपास इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्शन की। ज्योतिषी 4 दिन पहले प्रेडिक्शन करके बैठा है, चक्रवात शब्द को इस्तेमाल कर रहा है, और आपका मेडिकल जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो करोड़ों रुपए खा रहा है, जिसके पास बड़ी वर्क फोर्स है, वो 4 दिन बाद कर रहा है, लेकिन सपोर्ट कहाँ है? तो ये सही है, बहुत सारी व्यवस्थागत दिक्कतें हैं और समाज सेवा वाली दिक्कतें हैं कि समाज सेवा कैसे की जाए। मैं ये सवाल अभी थोड़ा सा मैं पंडित दीपक दुबे जी से समझना चाहूंगा कि ग्रहण का क्या इसमें क्या योगदान है, दिसंबर के ग्रहण का और अब जो ग्रहण आ रहा है उन दोनों के बीच। देखिए ऐसा है ना कि दो चीजों को, जो आपका एक पहले भी प्रश्न था कि जो है वो तमाम लोग पूछते हैं कि भाई आपने पहले क्यों नहीं बताया, हमारे में क्यों नहीं बताया, आप लोग अच्छा बताते हो। एक बात जान लीजिए कि चाहे कोई खराब बात कहे राशिफल या सामान्य बात करते समय, या कोई अच्छी बात करे, वो सब पर लागू दोनों ही नहीं होगी। व्यक्ति वही प्रभावित इस दौरान भी होगा जिसकी कुंडली में, खुद की कुंडली में दशा अंतरदशा ग्रहों की स्थितियां खराब हों। चाहे लाख ग्रहण चल जाए, हर आदमी नहीं मरता, ना हर आदमी प्रभावित होता है। प्रभावित वही होगा जिसकी जन्म कुंडली में उसके खुद के प्लेनेटरी पोजीशन उस टाइम पर बहुत खराब है, या अच्छा उसके साथ तभी होगा। इसीलिए शायद इकलौता ज्योतिषी होगा जो मैं अपने 1000 वीडियो में डाल चुका हूं, जिस पर मैं हमेशा राशिफल के प्रारंभ में बोलता हूं कि भैया ये बेहद सामान्य आधार पर है, इसको अंतिम ना माने। क्यों? क्योंकि राशिफल 12,000 से अधिक योग बनते हैं कुंडली में, कैसे संभव है कि किसी एक राशि पर हम पूरी दुनिया की बात बोलें और सब पे लागू हो जाए? तो जनरलाइज चीजें जो बोली जाएंगी। अब दूसरा बात है कि इस ग्रहण और अगले ग्रहण का, इसलिए मैंने कहा ना कॉन्टिन्यूएशन में रहेगा। ग्रहण केवल ग्रहण से हमेशा खराब नहीं होता, हमेशा केवल ग्रहण सब कुछ नुकसान कर दे नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ उस समय हलचल मचती है। अब ग्रहण के साथ साथ कितने अधिक ग्रह और प्रभावित हो रहे हैं, उतना अधिक और क्षेत्र और एरिया प्रभावित होगी, उतने अधिक लोग प्रभावित होंगे। तो अगर किसी ग्रहण के प्रभाव के साथ साथ बाकी ग्रह और अधिक ग्रह भी उस समय नकारात्मक अवस्था में हैं, या वो जो है वो ऐसी परिस्थिति में आ रहे हैं जिनकी स्थिति निगेटिव हो रही है, तो अधिक लोग प्रभावित होंगे। जैसे दिसंबर में भी था, तो दिसंबर में भी कई ग्रह एक साथ प्रभावित हो रहे थे। अभी 21 जून को भी कई ग्रह एक साथ अच्छे कंडीशन में नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो जो नुकसान का जो स्केल होगा वो बड़ा होगा। कई बार क्या होता है कि एक ग्रहण आया, केवल सूर्य प्रभावित हुए, तो जो उस एक्लिप्स का जो दायरा होता है, जो क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र प्रभावित होता है। जैसे पिछले साल अमेरिका में सूर्य ग्रहण जब लगा था, हम लोगों की तरफ दिखाई भी नहीं दिया, लेकिन अमेरिका के उस एरिया मैक्सिको वगैरह में आपको याद होगा तो बहुत जबरदस्त उधर सुनामी और तूफान आ गया था। तो पर्टिकुलर हुदहुद आया, हम लोगों के उड़ीसा को प्रभावित किया 4-5 साल पहले, अगर आपको याद होगा तो चंद्र ग्रहण लगा था। तो जब अगर कोई एक प्लेनेट, एक एरिया प्रभावित होता है तो कम क्षेत्र प्रभावित होता है, लेकिन अगर कई ग्रह प्रभावित होंगे, कई ग्रह नकारात्मक अवस्था में होंगे, तो बहुत मास स्केल पर जो है वो प्रभाव डालता है और जीवन के कई क्षेत्र में डालता है। जीवन बहुआयामी है ना, केवल स्वास्थ्य ही नहीं है ना, हमारा फाइनेंस है, हमारी पत्नी है, बच्चा है, करियर है, एजुकेशन है, रिसर्च है, तमाम चीजें हैं। तो जितना ज्यादा ग्रह प्रभावित होंगे, हर ग्रह किसी न किसी एक से अधिक चीजों को रिप्रेजेंट करता है, और
तो इसलिए जो है वो, और हर व्यक्ति के कुंडली में अलग अलग योग बनते हैं। तो यही कारण है कि चाहे कितना भी खराब योग बने, पहली बात, सामान्य राशि फल में सबके बारे में बोलना संभव नहीं। कोई भी ज्योतिषी कहता हो कि मैं राशिफल 100% एक्यूरेट देता हूं, वो झूठ बोलता है। उसको ये दावा नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी विज्ञान शिव के अलावा कुछ भी एग्जैक्ट नहीं है। मैं भी मैंने तो अपने साइट पर ही लिख दिया है कि ज्योतिष कर्म पथ बताता है, अच्छे कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। तो ये कर्म पथ निर्धारित कर सकते हैं हम इससे। एग्जैक्ट साइंस तो साइंस भी नहीं है, काहे नहीं कोरोना का लोग वायरस ढूंढ ले रहे हैं। जो लोग हम लोगों पे कमेंट करते हैं वो अभी तक इसका ठीक से डीएनए नहीं ढूंढ पाए। तो अब इसका मतलब मेडिकल साइंस को मैं खराब नहीं कहूंगा, मेडिकल साइंस ने हमें जीवन दे दिया है। हर विज्ञान का अपना महत्व है, हर शास्त्र का अपना महत्व है। कोई भी दुनिया में एग्जैक्ट नहीं है, एक्यूरेट 100%, केवल भगवान हो सकते हैं। कोई शास्त्र और विधा 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। संभावनाओं की चीजें रहती हैं, देश काल परिस्थिति। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। ज्योतिष में बड़ा कॉमन प्रेडिक्शन हम लोगों में चलता है रंग को लेकर के। अरे रे चंद्रमा लग्न में बैठा है, जो है वो कर्क राशि का है, बड़ा सुंदर चेहरा होगा। अब कोई युगांडा में बैठेगा, उसका चंद्रमा चाहे कहीं बैठ जाए, उसने गोरा नहीं होना है। और जापान में बैठ जाए, वो शनि राहु वक्री बुध सारे ग्रह में बैठे हो, वो काला जल्दी नहीं होगा। तो ज्योतिष जो है वो हम लोगों के भी शास्त्र में कहा गया है कि निपुण ज्योतिषी वह है जो देश काल परिस्थिति वातावरण और ग्रह चाल सबका ज्ञान रखता हो, वही कुछ हद तक एक्यूरेट प्रेडिक्शन के पास जाता है। तो पहली बात ये कि सब कुछ प्रेडिक्शन हम लोग बोलें। अच्छा, राशि फल का एक और साइकोलॉजिकल कारण भी होता है कि जो है वो खराब, जैसे मैंने कहा ना, अब सबके राशिफल में अच्छा नहीं बोला होगा। जितने ज्योतिषी अभी हम लोग 2-3 लोग पैनल पे बैठे हों, आप लोग भी राशिफल देते होंगे सालाना मासिक, तो आप लोगों ने सबकी राशिफल में थोड़ी कहा होगा कि नहीं आपका सेहत बड़ा अच्छा रहा होगा। निश्चय ही आप लोगों ने भी बहुत राशि वालों को लिए कहा होगा कि खराब होगा। निश्चय ही बहुत लोगों को बोलते हैं कि बहुत अच्छा जाएगा। अब कोरोना काल में मैं प्रेडिक्शन कर रहा था, मैंने कुछ लोगों को बोला कि अप्रत्याशित धन लाभ का योग है। कुछ लोग बोले कि भाई कोरोना काल में कैसे अप्रत्याशित धन लाभ होगा। मैंने कहा किसी दूध और दवा वाले से पूछो, इस समय दवाएं मिल नहीं रही हैं। तो बिजनेस बहुत, हर काल में कुछ लोगों के लिए अवसर होता है, कुछ लोगों के लिए हानि होती है। हर चीज एक ही फार्मूला हर जगह लागू नहीं होता। तो इस तरह की कई चीजें हैं जिसको जो है वो जनरलाइज नहीं किया। हाँ, जब आप पर्टिकुलर किसी, और हर ज्योतिषी की नजर हर चीज पर पड़े ये भी आवश्यक नहीं है। जैसे ये बात सब लोग कहे कि भाई हम लोगों के सामने परिवार चलाने से लेकर और समाज में जो है वो ज्योतिषी से लोग कहते हैं कि फीस मांगो तो बोलेंगे कि आप बड़े प्रोफेशनल हैं। अरे भाई मैं तो बोलना शुरू कर दिया हूँ कि हाँ मैं तो धर्म के धंधे में ही हूँ। क्योंकि सवाल ये उठता है कि भाई हमको भी पेट्रोल 70 रुपए लीटर ही मिलता है। हम लोगों को कोई ऐसा थोड़ी कि हम बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं नहीं आप आ गए जी, आप फ्री में लेके जाओ। तो ऐसी स्थिति नहीं है। हम लोगों के सामने भी चैलेंजेस रहते हैं। उन चीजों को देखते हुए समाज कल्याण या शोध या अपने काम से जब फुर्सत मिले तो बिल्कुल सही बात। अभी आपने कहा कि भाई चक्रवात, मैंने तो पॉलिटिकल प्रेडिक्शन बंद कर दिया। हमको क्या लाभ मिलना है, कौन जीतेगा, हमें कौन सा पैसा आना है, समय लगता है। और एक प्रेडिक्शन 100 आपके सही होते हैं, एक अगर सार्वजनिक जीवन में एक प्रेडिक्शन गलत हुआ तो उसके ज्यादा मजाक उड़ाए जाएंगे। तो समस्या ये होता है कि भाई कौन जाए बोलने, हमें क्या लेना देना है कि ये प्रधानमंत्री बन रहे हैं कि वो बन रहे हैं। कभी कभी बोल दिया जाता है। तो मैंने तो अब जनरलाइज प्रेडिक्शन लगभग बंद कर दिया है जब तक कोई एक्सक्लूसिव ना पूछे, क्योंकि उससे हम लोगों को सच में कोई लाभ नहीं होता, समय अधिक नुकसान होता है। बिना वजह के तर्क कुतर्क में पड़ते हैं। नहीं तो एक्यूरेसी तो इस लेवल की है कि गुजरात के टाइम पे आप देखें, वीडियो पड़ा होगा कई चैनलों पे मेरा, कि मैंने कहा था कि येन केन प्रकारेण, मेरा शब्द भी येन केन प्रकारेण था। सत्ता जो है वो सूर्य मजबूत हो रहा है, सत्ता वर्तमान ले जाएगी। और याद है आपको गुजरात की जो सरकार बनी थी वो येन केन प्रकारेण बनी थी। ये सब पब्लिक डोमेन में यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, उस समय का प्रेडिक्शन है। वो ये नहीं कि मैंने कहा था लिखित उसका प्रमाण है। तो चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 100% तो भाई विधाता ही बोल सकते हैं। जिस दिन 100% किसी भी एस्ट्रोलॉजर को ज्ञान हो जाएगा, वो फिर क्यों सांसारिकता में रहेगा, वो तो ट्रम्प से बात करेगा या और ऊपर बात करेगा कहीं। तो जो है वो एक्यूरेट 100% कोई भी विज्ञान नहीं है। हम लोग सत्यता के, जिसके पास जितना अनुभव होगा, जितना प्रैक्टिस होगी, जितना ज्ञान होगा, उतना वो सत्यता के करीब चला जाता है। और जो है वो प्रेडिक्शन हम लोग करते रहते हैं समय समय पर।
अब सवाल है कि भाई उसको अब लिख तो दिया, फेसबुक पर बहुत कुछ लिखा जाता है, हमेशा लिखा जाता है, लेकिन अब कोई मानता नहीं उसको जब तक होता नहीं। बहुत होता है जब हो जाएगा तो एक आध लोगों का अप्रिसिएशन, हाँ आप उसमें बड़ा अच्छा बोले थे, इससे अधिक हम लोग को अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो एक एस्ट्रोलॉजर से एक्सपेक्टेशन का जो लेवल है वो बहुत हायर है, बहुत हायर साइड पर रहता है लोगों का। उनको मतलब, क्योंकि होता क्या है, कारण क्या है कि हर तरफ से जब लोग थकते हैं तब ज्योतिष की तरफ जाते हैं, तो एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हायर होता है लोगों का एक ज्योतिषी के साथ। अब ज्योतिषी के और ज्योतिषी का जो टेस्ट होता है वो बहुत तगड़ा होता है, तो वहां पर हमेशा खरा उतरना सबके लिए काम करना हम लोगों के लिए संभव भी नहीं हो पाता है। निश्चय ही करना चाहिए कि समय समय पर चीजों को दिया जाए, वार्न किया जाए, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। जब तक वो हम लोग बोल भी देते हैं तो क्या फर्क पड़ना है उससे पब्लिक को, कौन उस पर इम्प्लीमेंट करके, अगर हम बोल रहे हैं जैसे अभी हम लोग बोल ही रहे हैं कि सतर्क रहिए, या ग्रहण के टाइम में हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि भाई पैनिक मत होइए, बुरे कर्म मत करिए, लेकिन लोग कहाँ मानते हैं। उस दिन भी लोग अपराध करेंगे, उस दिन भी लोग झूठ बोलेंगे, उस दिन भी लोग कुकर्म करेंगे, तो प्रभाव तो उसका पड़ता है। हाँ ठीक है कि भाई हमारी प्रवृत्ति है, हमें काम करना है, हम उस चीज के उस क्षेत्र में हैं, तो हम लोग अपना समय समय पर जिसको जितना ज्ञान है उतना वो अपना कार्य करने का प्रयास करता रहता है। ठीक है, अब मैं इस डिस्कशन को एकदम आखिरी सवाल पे ले जाऊंगा, और मेरे कुछ लोगों के फेसबुक पे कई कमेंट आए हैं। एक राकेश नागर जी हैं, उन्होंने पूछा है कि आज की कोई प्रेडिक्शन होगी। राजेश झा जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि कोरोना कब खत्म होगा। ध्रुमिल त्रिवेदी हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या अगले साल भारत कोई युद्ध झेल सकता है। तो कुल मिला जुलाकर अब हम आप चारों लोगों से एक एक टिप्पणी में ये समझ जा पाएंगे कि ये कोरोना काल से भारत को निजात या भारत को राहत कब से मिलना शुरू होगी, और क्या ऐसा कोई आप लोगों ने गणना की है कि ये कब तक खत्म हो जाएगी जिससे हम सामान्य अवस्था में जीना शुरू कर देंगे। जी मैं बोलता हूँ, सॉरी हाँ बोलिए। जी देखिए, इसमें ऐसा है भैया जी कि दर्शक के जो प्रश्न आए हैं, कोरोना काल में जैसे हम लोगों ने, अभी बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा कि शनि और जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन है, जुपिटर नीच के हैं, फिर अभी वक्री हैं, धनु में वापस जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल गोचर तो उनका नवंबर के तीसरे हफ्ते में ही होने वाला है मकर राशि में, और मकर राशि में शनि है। और दूसरा ये दर्शकों को बता दें कि भारत की जो हमारी मूल कुंडली वो मकर लगन की, जैसे आचार्य जी ने कहा था, तो जब तक ये शनि आपका राहु केतु हमारे मिथुन और धनु की एक्सेस में रहते हैं, कि भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था की एक्सेस है, जो मॉडर्न कुंडली बनी भारत की, जो पंडित हरदेव शर्मा शास्त्री और सूर्य नारायण दास जी ने जो निकाला था लगन, जब बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला, वो वृषभ लगन निकला था। तो ये डायरेक्शन आप देखिए, इसीलिए महाराष्ट्र में क्यों दिशा आएगी, लगन से हम पूर्व देखते हैं, चौथे घर से उत्तर देखते हैं, और सातवें घर से आपकी पश्चिम दिशा आती है, 10वें घर से दक्षिण दिशा आती है। तो आप देखिए मैक्सिमम केसेस इंडिया में कहाँ है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि वो वृश्चिक राशि और कुंभ राशि के बीच का हिस्सा है, तो इसीलिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन पीड़ित हो रही है। अब आपका जो अगला ग्रहण जो आ रहा है, वो ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य होगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो युद्ध की संभावना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसमें बाढ़ का प्रकोप होगा, क्योंकि वही बात आ रही है कि ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन, ऊर्जा बिगड़ जाती है, ऊर्जा का इंबैलेंस होता है। ग्रहण को आप मॉडर्न साइंस के लोग ये माने, इट इज ए इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी, चाहे वो किसी भी फॉर्म की एनर्जी, एनर्जी का सोर्स कौन है, सूर्य है। तो जब भी जो उसमें आपके अर्थक्वेक क्यों आते हैं, क्योंकि आपके टेक्टोनिक प्लेट्स में जो एनर्जी का इंबैलेंस होता है, उससे आपको अर्थक्वेक आ रहा है। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ वेस्ट डायरेक्शन अगेन इस पीड़ा में है। लगातार 4 ग्रहण पूरे, पिछले जुलाई से लेके, पिछले जुलाई में 2 ग्रहण पड़े थे, एक ही एक्सिस में थे, धनु मिथुन की एक्सिस में। 26 दिसंबर को वही ग्रहण आया, अब ये 21 जून का ग्रहण है, वो भी इसी दिशा में। और ये भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा प्रभावित होगी, भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। लगातार 4 ग्रहण आगे उधर, और साथ में जो ट्रेजेडी इसमें आ रही है, क्योंकि शनि बृहस्पति जीवन है, और शनि हमारा मासेस का कारक है, जो लार्जर क्वांटम जब देखते हैं फिगर हमारी बढ़ेगी कब, तो फिगर देखी जाती है शनि इसके कारण। तो ये सब समस्या इसमें आ रही है, और इन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जब ये मकर में गुरु पूर्ण रूप से मार्गी होकर के और ओरिजिनल जाएंगे, तो वहां से हम इस कोरोना का प्रभाव कम होता हुआ देखेंगे। पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था के लिए सुधार का समय तब होगा जब कुंभ राशि में गुरु होंगे, नवंबर 2021 में, वहां से पंचम दृष्टि धन भाव पे जाएगी, और धन भाव की एक्सेस में राहु केतु सितंबर से निकल जाएंगे, ये तो लगन में आ जाएंगे, टॉरस और स्कॉर्पियो की एक्सेस में होंगे। तो यहाँ से भारत का जो नॉर्मल जीवन है वो 1.5 साल बाद,
और इस बार का जो बीमारी का जो प्रकोप है वो आपका पीक करेगा सितंबर तक। नवंबर के तीसरे हफ्ते से जाके थोड़ा थोड़ा होगा, क्योंकि बृहस्पति प्राण का कारक है, वो तो नीच की राशि में ही रहेगा ना, तो धीरे धीरे तो चलेगा वो उसमें। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि अभी साल भर, साल डेढ़ साल का प्रॉब्लम तो रहेगा, इंप्रूवमेंट होगा स्टेजेस में। हेलो, हाँ जी जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, ये कुछ प्रेडिक्शन आपकी आई है? हाँ बोलिए गोपाल। भारत के बारे में हाँ, प्रेडिक्शन भारत की अर्थव्यवस्था का है। और बेसिकली देखिए एक और बात बता, चतुर्थ भाव से हमारा डोमेस्टिक हैप्पीनेस देखी जाती है। सूर्य इसमें चौथे घर का लॉर्ड है मॉडर्न कुंडली का। तो यहाँ पर फार्मिंग सेक्टर के लिए बहुत नुकसान है, कृषि के बहुत बड़ा नुकसान होगा, बाढ़ का प्रकोप आ रहा है और पब्लिक का अनरेस्ट होगा। ये जो आप लेबर की प्रॉब्लम देख रहे हैं वो इस वजह से नहीं हुई है। देखिए सूर्य अभी भी पीड़ित है, मंगल से पीड़ित है। और धनु राशि में जब वो मिथुन राशि में पहुंचेगा 15 जून के बाद में, 15 जून से 15 जुलाई के बीच में, तो आप देखिए वो पूर्ण तरह से बुरी तरह से पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि राहु केतु के बीच में होगा और उधर से यहाँ पर आपके बृहस्पति भी धनु राशि में आ जाएंगे। तो ये एक्सेस चौथे घर के लिए अच्छी नहीं आ रही है, यहाँ पर पीड़ाएं भी बढ़ेंगी। एक ही चीज है, हम लोग ज्योतिषियों के पास एक ही चीज हम आपको चेतावनी दे सकते हैं, अल्टीमेटली परमात्मा ही है। आप अपना ध्यान रखिएगा, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान रखिए, ईश्वर से जुड़े रहिए। निश्चित रूप से भगवान संकट काल में भक्तों को बचाते हैं। दीपक जी आपसे ये सवाल है आपसे जी, कोरोना कब खत्म होगा, राजेश झा जी पूछ रहे थे जी। देखिए ऐसा है ना कि ज्योतिष कोरोना के दृष्टिकोण से चीजों को खाली नहीं देखता है, क्योंकि जैसे कहा कि कोरोना हमारे लिए कोरोना नहीं है कुछ भी। कोरोना तो एक तरह से लॉकडाउन खत्म होगा, समझ लीजिए कोरोना खत्म हो गया है आपका। अब तो लोग पब्लिक नॉर्मल लाइफ में आ गए ना, आज से लोग दुकान खोलने लगे, ऑफिस जाने लगे, इनकम शुरू हो गई, बिजनेस शुरू हो गया, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। तो वैसे तो मलेरिया चिकनगुनिया से उससे ज्यादा साल में लोग मर रहे हैं देश में। 5.5 लाख लोग मलेरिया से भारत में मरते हैं खाली। अभी तक डेथ की संख्या 6 महीने में केवल 4000 है, इंडिया में 5000। तो कोरोना, और दूसरी बात कोरोना तो 20 साल पहले से है, ये तो कोरोना का एक मॉडिफाइड रूप है। कोरोना जो है वो सन 2002 से चल रहा है, लेकिन ये कोरोना का मॉडिफाइड रूप आ गया है, कोविड-19 जिसको नाम दिया गया है। कोरोना वायरस डिजीज तो बहुत पहले से है, तो ये कोरोना का अब खत्म नहीं होगा, इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। ये बहुत पहले हम कुछ दिन पहले बोले भी थे, उस पर मैंने 11 सूत्र भी दिया था, और जो देश का चैनल है डीडी ने उसको अपने उसमें भी लिया था प्रोग्राम में, ये 11 सूत्र ले लीजिए, जीना सीखिए कोरोना के साथ। तो रहा सवाल ये कि चीजें पटरी पर कब आएंगी, वो धीरे धीरे आनी शुरू, जब से 3 मई के बाद धीरे धीरे चीजें खुलने लगी हैं। पब्लिक की जो लाइफ है वो धीरे धीरे रूटीन में आने लगी है। अब सवाल ये उठता है कि भाई देश की स्थिति क्या होगी। तो जो इसका जो पंच पड़ा है ना, या जो भी पड़ रहा है, इसका असर लंबे समय तक होगा। और यहाँ मैं राजीव भाई से सहमत हूँ कि जब तक ये कुंभ पर है, मैं तो मीन तक जा रहा हूँ, क्योंकि 2022 से पहले भारत की आर्थिक स्थिति पटरी पर नहीं आने वाली है। जन धन की समस्या अभी आने वाले 1-1.5 साल तक विकट रहने वाली है, बल्कि अब जो दूसरी तरह की होगी, बीमारी से ज्यादा मुझे जो भय लग रहा है, जो ग्रह गोचर जो दिखा रहे हैं, क्योंकि वृश्चिक में होने जा रहा है केतु, राहु वृषभ का होने जा रहा है, दोनों ही कुछ मामले में एग्रेसिव राशियां हैं, और ये कुछ हद तक अराजकता की ओर देश को ले जा सकता है। बड़े भाई साहब से सहमत हूँ, जो है वो अशोक भाई साहब से, कि निश्चय ही पतझड़ के बाद ही फूल खिलते हैं, विनाश के बाद ही विकास होता है, और विकास का जो है वो धरातल होता है। तो ये जो नुकसान होंगे, कोई भी नुकसान होता है वो एक दिशा देता है। तो यह जो समस्या है ये दिशा देगी, एक दिशा की तरफ हम लोगों को ले जाएगी। लेकिन फिलहाल का जो समय है, ये 1-1.5 साल बहुत संक्रमण का समय है। हर व्यक्ति को अपनी बुद्धि पर, विवेक पर, सहनशीलता को बढ़ाना पड़ेगा। साथ में आप शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक क्षमताओं को बढ़ाइए। हर व्यक्ति अपनी आर्थिक प्लानिंग कम से कम 2 साल 2.5 साल की करे। तत्काल समस्याएं नहीं हटने वाली हैं। हम एक जोशी होने के नाते सिर्फ इतना सलाह दूंगा, और ये जरूर कहूंगा कि भैया सब लोग क्रोध पर अपना नियंत्रण रखिए, क्योंकि अराजकता बढ़ने के संकेत अब सितारे, जो इसका जो साइड इफेक्ट जैसे होता है ना कि एक आदमी को टाइफाइड हो जाए, 20 दिन बिस्तर पे रहता है, फिर जब वो उठता है तो बहुत उसको गुस्सा आता है, वो झुंझलाता है दिन भर, उसको बहुत विटामिन और जूस फ्रूट देना पड़ता है। वो स्थिति धीरे धीरे पैदा होगी और उसके संकेत दिख रहे हैं। तो सब लोग जो है वो थोड़ा योग, ध्यान, खान पान अधिक करिए,
संक्रमण का समय जब होता है उसको ठंडे से बिताने का प्रयास करना चाहिए। तो सिर्फ इतनी ही सलाह होगी कि भाई हम लोगों के दृष्टिकोण से अभी समय आने वाला अच्छा नहीं है, थोड़ा रिलैक्स होकर के चलना पड़ेगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में लगातार सोचते रहना होगा। तो गुरुदेव, अशोक वासुदेव जी, मैं आपके कमेंट से इसे एंड करना चाहूंगा। तो अब आप क्या होप देते हैं हम सभी लोगों को? मैं राजीव जी और दीपक जी से पूर्ण रूप से सहमत हूं। जो इन्होंने ग्रहों का एनालिसिस दिया है मैं दोबारा नहीं दूंगा। 3 मई 23 मई राहु ने अपना नक्षत्र छोड़ा आर्द्रा, उसके बाद थोड़ा इंप्रूवमेंट शुरू हुआ है। अब 2 सितंबर को राहु केतु अपना एक्सिस बदल रहा है, यहां से आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा, क्योंकि अभी गुरु केतु जो कफ प्रवृत्ति है, तो आपका ये जो आने वाला समय है, मतलब जून जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने आपके लिए बहुत डेंजरस हैं देश के लिए। यहाँ लोगों ने अगर अपना ध्यान रख लिया, वो अपने आप को स्क्वीज कर लिया, ज्यादा एंथुजियास्टिक होकर के जो सरकार कह रही है उसके हिसाब से कार्य किया, जो ज्योतिषी लोग कह रहे हैं उस हिसाब से कार्य किया, अपनी इम्यूनिटी को ऊपर रखा, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन 15 नवंबर 2020 से लेकर के और 25 नवंबर 2021 के बीच में गुरु शनि दोनों कर्क राशि को देख रहे हैं और मकर राशि के ऊपर विराजमान है। 10 फरवरी 2021 को वहां पर एक 5-6 ग्रही योग बन रहा है। ये विश्व के अंदर एक युद्ध की स्थिति बनाएगा। भारतवर्ष और चाइना का ये जो कशमकश चल रही है ये चलेगी, लेकिन पाकिस्तान के साथ युद्ध हो सकता है। यहां पर हमारे पास पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, ये सारी की सारी चीजें आएंगी। अब मैं आ सकती नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये प्रेडिक्शन मेरा 2005 का है, ये अब आएंगी। और चाइना के कम से कम 6 टुकड़े होंगे 2021 में ही। ये आप देखेंगे भव्य जी, और हम सब लोग देखेंगे। जो मेदिनी ज्योतिष है उसके अंदर मेरा ये थोड़ा सा शोध कार्य अब से नहीं है, मैं 20 वर्ष से बोल रहा हूं कि चाइना के 6 टुकड़े होंगे, और उसके बाद में विश्व के अंदर एक नए समीकरण बनेंगे और भारत उसमें एक बड़ा अच्छा होकर के उभरेगा। अब भारतवर्ष का जो यूथ है, यंग ब्लड है, उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपको एक ऐसी जमीन मिल रही है जो बिल्कुल खाली है, पौधे उगाइए उसके। पौधे उगाने का मतलब काम शुरू करिए, अब जीरो से शुरू करिए। मैं गारंटी देता हूं, जिस भी बच्चे ने, जिस व्यक्ति ने, जिस व्यापारी ने अगर 15 नवंबर से लेकर के 2020 से 25 नवंबर 2021 का समय को एनकैश नहीं किया, बुनाया नहीं, तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाएगा। तो इस समय भारतवर्ष के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसको ले लेना चाहिए। बाकी जहां तक रहा इस बीमारी का सवाल, 2 सितंबर तक अगर हमने इंतजार करके पूरा इसको सह लिया, तो आगे जैसा बोला है ये तो बीमारी चलेगी ही, हमें इसके साथ जीना पड़ेगा और इसके जो प्रिकॉशंस है वो हमको लेने पड़ेंगे। जैसे मलेरिया है तो मच्छर से प्रिकॉशन लेते, ऐसे ही हमको बाकी चीजों का भी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। लेकिन रेस्ट एश्योर्ड, मैं एक पॉजिटिव थिंकर तो हूं ही, लेकिन भारतवर्ष का भविष्य बहुत अच्छा है, भारतवर्ष के लोगों का भविष्य बहुत अच्छा है। जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस स्तर की चर्चा हमने की है और कहीं ना कहीं उसमें सारे शोध के जितने पक्ष थे वो सभी सामने आए हैं। हमने ज्योतिष को कोशिश की है कि एक बहुत ही गंभीर विद्या की तरह प्रेडिक्शन देने में जो सावधानी बरती जानी चाहिए आप सभी लोग बरत रहे हैं, सालों से बरत रहे हैं। किसी भी तरह की कोई मैं लल्लो चप्पो जैसी बातें नहीं करते हैं। मैं ये वर्ड इस्तेमाल जानबूझ के कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी भी गंभीर विद्याएं हमारे देश की हैं उनके सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि उसको बताने वाले बहुत लोग आ गए हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी। तो कहीं ना कहीं इन विद्याओं से लोगों का विश्वास उठ रहा है। मैं बिल्कुल आभारी हूँ हृदय से, रिलीजन वर्ल्ड भी आपका आभारी है कि आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण समय दिया। हम सभी पॉजिटिव होकर नई दिशा की ओर बढ़ेंगे। हम सब विधाता नहीं हो सकते, लेकिन अपने कर्म का निर्माण कर सकते हैं, हम कर्म की गति बदल सकते हैं। हम कहीं ना कहीं, मैं अनुरोध करूंगा देश के सभी और दर्शकों का कि इस डिस्कशन को देखकर ये समझें कि ज्योतिष की लिमिटेशंस क्या है, ज्योतिष क्या क्या बता सकता है, ज्योतिष क्या क्या संकेत कर सकता है। मैं इसी विचार के साथ अब इस डिस्कशन को खत्म करता हूं। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोग, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।